हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम लोग फोकस करेंगे उनके जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है हिज मैग्नम ओपस लेवियाथन, उसके बारे में देखेंगे और इसके मदद से हमें थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ की समझ आएगी। थॉमस हॉब्स के लिए कहा जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट मॉडर्न टाइम पॉलिटिकल थिंकर इन रियल सेंस। आखिरी वीडियो में मैंने बताया था कि मैकियावेली को भी कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर, लेकिन थॉमस हॉब्स के लिए कहा जाता है कि इन रियल सेंस ही वाज अ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स के बीच में भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। वंस वी अंडरस्टैंड अबाउट थॉमस हॉब्स इन टुडेज वीडियो, देन टुमारो वी विल कंपेयर मैकियावेली एंड हॉब्स एंड वी विल सी कि व्हाई थॉमस हॉब्स इज कंसिडर्ड एज a thinker of modern time, a political thinker of modern time in real sense देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड थॉमस हॉब्स एंड हिज आइडियाज। थॉमस हॉब्स के बारे में समझने के लिए, सिंस ही वाज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर, उनके आइडियाज को समझने के लिए थोड़ी सी ब्रिटिश हिस्ट्री हमें समझनी होगी उनके टाइम की। देखिए, ब्रिटेन के अंदर आज के टाइम में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो होता है, ये आप जानते हैं। यानी कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर हैं उनके, वो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके पास रियल अथॉरिटी होती है, पावर होती है। जबकि आज भी वहाँ पे मोनार्क या किंगशिप कंटिन्यू हो रहा है। तो मोनार्क या किंग इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। तो उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज का सिस्टम कैसे आया, वो भी जरा समझते हैं ब्रीफली। देखिए, 1295 में ब्रिटेन के किंग एडवर्ड वन ने एक पार्लियामेंट संगठित कराया। पार्लियामेंट के अंदर जो नोबल क्लास हैं, क्लेर्जीज, नाइट्स या फिर जो रिच लोग थे ब्रिटेन के, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि वहां पे आए, वो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट सिर्फ नाम का था। रियल पावर स्टिल वॉज रिटेन्ड बाय द किंग। सही पावर सही मायने में अभी भी किंग के पास थी। और यही सिस्टम लगभग 400 सालों तक चलेगा कि एक नाम का पार्लियामेंट है, उनका ओपिनियन सुन लेते हैं किंग, लेकिन अंत में फैसला जो किंग चाहते हैं वही होता है। और फिर 1642 में, लगभग 350 साल बाद, ब्रिटेन के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जहां पे पार्लियामेंटेरियंस अब डिमांड करते हैं कि नहीं, उनके हाथ में रियल पावर होना चाहिए, या वो जो ओपिनियन दे रहे हैं वो एक तरीके से किंग के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए। अदरवाइज उनको बस नाम का बैठाया जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी में, उनकी बात किंग सुनते भी नहीं है। और इस तरीके से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया किंग, उस टाइम के 1642 के किंग चार्ल्स वन एंड पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। किंग ऑलवेज बिलीव्ड इन डिवाइन राइट्स कि भाई देखो, मैं तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मेरी बातें तुम कैसे काट सकते हो। तो किंग अभी भी मेडिएवल माइंडसेट को कैरी कर रहे थे। मेडिएवल एरा में द थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिवाइन राइट, कि जो किंग है वो डिवाइन यानी कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, और गॉड के रिप्रेजेंटेटिव को कोई इंसान कैसे काउंटर कर सकता है। सो मेडिएवल थिंकिंग को किंग चार्ल्स वन उस टाइम में सपोर्ट कर रहे थे कि देखो, आई डिजर्व टू हैव ओवर आर्किंग पावर बिकॉज आई एम लाइट ऑफ गॉड, आई हैव डिवाइन राइट। लेकिन दौर शुरू हो चुका था रेनेसा का, इनलाइटेनमेंट का, रिबर्थ का। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे डिमांडेड कि सर देखो, ये सब गॉड के बेसिस पे आप जस्टिफाई मत करो अपने पावर को। ये वक्त था जब मैकियावेली की तो थ्योरी आ ही चुकी थी, और अब वहां पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी होने ही वाला था। मतलब साइंटिफिक थिंकिंग शुरू हो चुकी थी। तो पार्लियामेंटेरियंस डिमांडेड कि नो, नाउ द किंग्स सुप्रीम अथॉरिटी इन द नेम ऑफ गॉड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। और इसको लेकर के फिर कन्फ्लिक्ट हो गया। कई सारे नोबल्स या नाइट्स जो हैं,
वो किंग के साथ हो गए और उनको कहा गया रॉयलिस्ट्स, और कई सारे उनके अगेंस्ट हो गए, उनको कहा गया पार्लियामेंटेरियंस, और एक सिविल वॉर छिड़ गई। ये सिविल वॉर पहले चली 1642 से 1668 तक। 1669 में चार्ल्स वन द किंग वाज एग्जीक्यूटेड, ही वाज कैप्चर्ड, उनके खिलाफ केस लाया गया और किंग के अगेंस्ट ही ट्रीजन के चार्जेस लगा करके उनको एग्जीक्यूट किया गया। चार्ल्स वन के डेथ के बाद भी कुछ दिनों तक सिविल वॉर चला। अंत में 1651 में समहाउ सिविल वॉर केम टू एन एंड, और कुछ टाइम तक वहां पे एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट रही जिसमें पार्लियामेंटेरियंस ने मिल करके सरकार चलाने की कोशिश की, लेकिन वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाए। एंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी 1660 में वापस से मोनार्की वाज रीस्टोर्ड एंड चार्ल्स टू बिकेम द न्यू किंग। चार्ल्स वन के बाद चार्ल्स टू बिकेम द न्यू किंग। तो एक तरीके से मोनार्की वाज रीस्टोर्ड, या जो पुराना सिस्टम था राइट फ्रॉम 1295 टू 1642 वो ला दिया गया कि किंग होंगे और किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होगा, पार्लियामेंट होगी बट पार्लियामेंटेरियंस का जो सजेशन होगा इट वॉन्ट बी बाइंडिंग ओवर द किंग। ऐसा सिस्टम वापस से ला दिया गया। लेकिन बीच में एक ब्लडी सिविल वॉर हुआ इन 9 सालों के लिए, 1642 से 1651 के बीच में। मोनार्की वाज रीस्टोर्ड, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस तो रहे किंग और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में। तो जो टसल है शुरू हो चुका था। द पैंडोरा बॉक्स वॉज ओपन्ड आफ्टर दिस सिविल वॉर। पार्लियामेंटेरियंस अब बहुत सारी बातें किंग की काटने लगे थे। एक किंग को ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया जा चुका था। सो फिर कुछ सालों बाद 1688 में ब्रिटेन के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया जिसको नाम दिया गया है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वॉज कंप्लीटली ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ। यहाँ पे किंग और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बीच में एक समझबूझ के साथ एक सिस्टम लाया गया, और जिसके साथ ही ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई, जहाँ पे किंग को दे दिया गया सेरेमोनियल हेड का पोजीशन, लेकिन मेजर फैसले पार्लियामेंट करती है और आपस में डिबेट डिस्कशन के बेसिस पे करती है, और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोगों द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। तो जो करंट सिस्टम है ब्रिटेन का ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दैट इज फॉलोड टिल नाउ, वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 के बाद लाया गया था। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ ब्रिटिश हिस्ट्री, मॉडल पार्लियामेंट, इंग्लिश सिविल वॉर, monarchy was restored, and then glorious revolution, and since then till now they are following more or less the similar system. Now let us see about Thomas Hobbes. Thomas Hobbes was born in 1588 in England, और वो खुद एक गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी जो हैं वो इतने रिच नहीं थे, लेकिन उनके अंकल काफ़ी रिच थे, फ्रांसिस हॉब्स, और उनके अंकल ने थॉमस हॉब्स के अंदर टैलेंट बचपन से ही पहचान लिया था। तो थॉमस हॉब्स को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हायर स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड भी भेजा, हार्टफोर्ड कॉलेज भेजा जो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। तो मुद्दा यह है कि थॉमस हॉब्स ने खूब पढ़ाई की। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद ही बिकेम ट्यूटर टू विलियम कैवेंडिश हु वाज प्रिंस ऑफ डेवनशायर। तो जैसे ब्रिटिश एम्पायर है उसको अलग अलग काउंटी में डिवाइड किया गया था, अलग अलग प्रोविंसेस आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया था, और अलग अलग प्रोविंसेस के भी अपने लोकल लॉर्ड्स हुआ करते थे। उन्हीं लॉर्ड्स को अर्ल्स कहा जाता था। तो एक टॉप मोस्ट लीडर तो था ही, टॉप मोस्ट किंग तो हुआ करते ही थे, लेकिन अलग अलग काउंटीज हुआ करते थे, उनके भी लॉर्ड्स थे। वैसा ही एक काउंटी था डेवनशायर, वहाँ के प्रिंस या आप कह सकते हैं यंग लॉर्ड विलियम कैवेंडिश के ट्यूटर बने थॉमस हॉब्स, और उनको पढ़ाते पढ़ाते अब ये जो कैवेंडिश फैमिली है उसके साथ थॉमस हॉब्स के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, और विलियम कैवेंडिश के साथ वो बाकी अलग अलग देशों में भी ट्रैवल करने लगे। फ्रांस, इटली उन्होंने विजिट किया, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रेने डेकार्ट से। रेने डेकार्ट is considered to be father of modern rationalism in philosophy. He was great mathematician. अभी भी अगर आप थोड़ी सी हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे
तो वहाँ पे आपको डेकार्टियन सिस्टम देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी हद तक डेकार्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो डेकार्ट वॉज ग्रेट मैथमेटिशियन। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर स्टार्टिंग रैशनलिज्म, जो एंशियंट टाइम में सोक्रेटस और प्लेटो की थ्योरी में देखने को मिलता है, वो मॉडर्न टाइम में नए तरीके से डेकार्ट ने शुरुआत की है फिलॉसफी में। इनका एक फेमस कोट है, आपने जरूर सुना होगा, आई थिंक देयर फोर आई एम। इसकी मदद से ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो मुद्दा यह है कि इनकी मुलाकात डेकार्ट से हुई, जो काफी लॉजिकल इंसान थे। फिलॉसफी की दुनिया में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, मैथमेटिक्स की दुनिया में कंट्रीब्यूट किया था। और विलियम कैवेंडिश के साथ दुनिया घूमते हुए इनकी मुलाकात डेकार्ट के अलावा गैलीलियो से भी हुई, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इन लोगों से वो बहुत इंस्पायर्ड थे, थॉमस हॉब्स। और अब डेकार्ट और गैलीलियो से मिलने के बाद इनके अंदर एक इच्छा हुई कि पॉलिटिक्स की दुनिया को भी साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया जाए। ही वांटेड टू डेवलप पॉलिटिकल थ्योरीज इनटू पॉलिटिकल साइंस। ही वांटेड टू टेक पॉलिटिकल साइंस टू द लेवल ऑफ नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स। उनकी इच्छा थी, उनके अंदर एक इच्छा हुई कि मुझे पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में वैसे ही जाना जाए जैसे फिजिक्स की दुनिया में न्यूटन को जाना जाता है। थोड़ी सी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड तो थी ही, क्योंकि वो रेनेसा के दौर में पैदा हुए थे, प्लस उनकी मुलाकात डेकार्ट और गैलीलियो जैसे लोगों से हो गई, तो साइंटिफिक थिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। और वो चाहते थे कि एकदम न्यूटन ने जैसे फिजिक्स की दुनिया को बदल दिया, मैं भी पॉलिटिकल साइंस की दुनिया को बदल दूं। ये सब चल रहा था उनके जीवन में, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था, इच्छा थी। लेकिन दूसरे तरफ जरा देखिए क्या हो रहा था। ये सिविल वॉर होने वाला था 1642, और उस टाइम में ये ब्रिटेन के अंदर थे। 1588 में इनका जन्म हुआ है, और ये पढ़ाते हैं विलियम कैवेंडिश को, और विलियम कैवेंडिश के साथ दुनिया घूम रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। बाय द एज ऑफ 52 ईयर्स, यानी कि 1640 में, जब अभी ये सिविल वॉर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बिल्कुल एक कन्फ्लिक्ट का माहौल बन गया था कि कभी भी कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, एक टेंशन का माहौल बन गया था। वॉर शुरू हुआ 1642 में, लेकिन 1640 तक ही हॉब्स को यह बात समझ आ गई थी कि ब्रिटेन में रहना सुरक्षित नहीं है, और हॉब्स ने ब्रिटेन छोड़ दिया। ही फ्लेड टू पेरिस इन 1640 itself, fearing that any time civil war में स्टार्ट, और उसके इसमें क्योंकि वो तो रॉयल फैमिली के लोगों को पढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ भी वायलेंस हो सकता है। तो इस डर से उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया, पेरिस में जाकर के रहने लगे। और वहां पे वो ट्यूटर बने चार्ल्स टू के, जो बाद में किंग बनेंगे 1660 में, वहां पे उनको पढ़ाने लगे पेरिस में। क्योंकि चार्ल्स वन ने क्या किया था, अपने बच्चे को चार्ल्स टू को पहले ही पेरिस भिजवा दिया था, क्योंकि चार्ल्स वन को शक था यहाँ वायलेंस हो सकता है। तो चार्ल्स टू भी पेरिस में है, वहां पे जो फ्रेंच एम्पायर है उनको सुरक्षित रख रहा है। और थॉमस हॉब्स भी पेरिस में है, और यहाँ पे अब थॉमस हॉब्स बन जाते हैं ट्यूटर ऑफ चार्ल्स टू। और थॉमस हॉब्स और चार्ल्स टू दोनों विटनेस करते हैं ब्रिटेन के अंदर ये ब्लडी सिविल वॉर 1642 से 1651। और अपने पेरिस में स्टे के दौरान ही फिर थॉमस हॉब्स ने लिखना शुरू किया अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब। पहले भी एक दो किताबें लिखी उन्होंने, 1640 से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, बट उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण किताब अपनी लिखनी शुरू की, लेवियाथन, जो पब्लिश हुई इन 1651। कोइंसिडेंटली वो उसी साल पब्लिश हुई जिस साल ब्रिटिश सिविल वॉर खत्म हुआ था, लेवियाथन। अब एक कोट जो आप मुझसे पहले भी सुन चुके हैं, एवरी फिलोसोफर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, इट हैज बीन गिवन बाय जर्मन थिंकर हीगल। इनके बारे में भी थोड़ा आगे देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हर फिलोसोफर के ऊपर जिस दौर में वो पैदा हुआ है, उस दौर के इवेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है उसकी थ्योरी में, उसकी राइटिंग में। और ये दिखता है हॉब्स के राइटिंग में भी। हॉब्स एक तरफ लिख रहे हैं लेवियाथन, और दूसरी तरफ ब्रिटेन में चल रहा है सिविल वॉर। और इसी कारण से हॉब्स की राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा, हॉब्स चाहते तो हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हो, जो अपने बुक लेवियाथन में वो लिखते हैं, वो पूरी तरह से साइंटिफिक हो, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ऑफ सिविल वॉर भी दिखता है उनके राइटिंग्स में।
ही स्टार्ट्स विद द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स आर नास्टी, सेल्फिश, ब्रूटल। इंसान बहुत खतरनाक होता है, नास्टी होता है, सेल्फिश होता है, वॉयलेंट हो सकता है, हायर लेवल का वॉयलेंस कर सकता है। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो विटनेस कर रहे हैं सिविल वॉर इन ब्रिटेन। साथ ही साथ सिविल वॉर के कारण जो केओस फैल गया था ब्रिटेन में, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, लॉलेसनेस था। इसी कारण से उनके अंदर एक स्ट्रांग इच्छा थी कि किसी भी स्टेट के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया है लेवियाथन अपने बुक में। तो सिविल वॉर चल रहा है ब्रिटेन में, और दूसरे तरफ फ्रांस में रह करके लिख रहे हैं थॉमस हॉब्स अपनी किताब लेवियाथन। और उनकी किताब में दो मुख्य आइडिया हैं। पहली कि इंसान नास्टी, सेल्फिश, ब्रूटल होता है, कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा आ रहा है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ सिविल वॉर। आखिर सिविल वॉर की कहानियां ब्रिटेन से फ्रांस तक तो पहुंचती ही होंगी। दूसरा, वो चाहते हैं कि एक पावरफुल किंग होना चाहिए। चार्ल्स वन थोड़ा कमजोर किंग हो गए, एकदम ऑल पावरफुल किंग होना चाहिए, तब जाकर के इस तरीके के केओस को रोका जा सकता है। तो उनके बुक लेवियाथन में ब्रिटिश सिविल वॉर का एक्सपीरियंस काफी हद तक देखने को मिलता है। अपने बुक लेवियाथन में हॉब्स ने मुख्यतः 3 प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की है। क्योंकि हॉब्स क्या है, वो 3 प्रश्न वो देखेंगे, लेकिन आप सोचिए कि हॉब्स जब ये किताब लिख रहे हैं तो उनकी मानसिकता क्या रही होगी। हॉब्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग भी लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ किंग हैं और उनके सपोर्टर जिनको कहा जा रहा है रॉयलिस्ट, दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये सब लड़ाई कर रहे हैं पावर ग्रैब करने के लिए। सबको ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से स्टेट को चलना चाहिए, उनकी जैसी समझ है उस हिसाब से स्टेट को चलना चाहिए। हर आदमी को लगता है कि वो सही सोच रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि स्टेट क्यों बनाया गया है। अगर किसी चीज को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का कॉज क्या है। यहाँ पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अरिस्टोटल के आइडियाज भी अप्लाई हो रहे हैं इनडायरेक्टली हॉब्स के कॉन्सेप्ट में। हॉब्स अपनी बुक लेवियाथन लिखते वक्त सोचते हैं कि स्टेट के पावर को कंट्रोल करने के चक्कर में ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, पार्लियामेंटेरियंस एंड रॉयलिस्ट, और दोनों को लग रहा है कि वो अपने अपने जगह सही है। लेकिन कौन सही है कौन गलत, ये जानने के लिए, स्टेट के पावर के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, ये जानने के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर स्टेट को क्यों बनाया गया। वाई स्टेट केम इनटू बीइंग, व्हाट इज द टीलोज या पर्पस ऑफ द स्टेट। सो इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं हॉब्स। तो ही हैज बेसिकली ट्राई टू आंसर 3 फंडामेंटल क्वेश्चन, एंड दिस इज हाउ ही हैज रिटन हिज बुक लेवियाथन, व्हिच ही बिलीव्स इज अ साइंटिफिक थ्योरी अबाउट स्टेट। साइंटिफिक, एकदम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही ट्राइज टू आंसर कि हाउ द स्टेट ओरिजिनेटेड, आखिर स्टेट बना कैसे। दूसरा, व्हाई डू वी नीड ए स्टेट, आखिर स्टेट की जरूरत क्यों है, इसका मकसद क्या है। तीसरा, हमें स्टेट की बातें कब तक ओबे करनी है और किस हद तक ओबे करनी है, स्टेट कहां तक हमारे जीवन को रेगुलेट कर सकता है। इन 3 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है हॉब्स ने, और इस बुक लेवियाथन में इन तीनों प्रश्नों को काफी साइंटिफिकली हैंडल करने की कोशिश की है उन्होंने अपने हिसाब से। वो बात अलग है कि हर एक इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ उसके एक्सपीरियंसेस का तो इम्पैक्ट होगा ही, और पॉलिटिकल साइंस की दुनिया को या पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज को फिजिकल साइंस के लेवल तक नहीं ले जाया जा सकता, ये अब मोर और लेस एस्टैब्लिश्ड है। आज के दौर में हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी सी एम्बिग्विटी रहेगी, ये फिजिक्स जैसा एकदम क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम में थॉमस हॉब्स ने अपने हिसाब से कोशिश की कि एकदम साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस के इन 3 प्रश्नों का जवाब दिया जाए, उसमें जो महत्वपूर्ण एंटिटी है स्टेट, उससे रिलेटेड जवाब दिया जाए। अब इन 3 प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने बुक लिखी है लेवियाथन, और चूंकि वो चाहते थे कि एकदम साइंटिफिक तरीके से जवाब ढूंढा जाए इन 3 प्रश्नों का, इसलिए उन्होंने एक मेथड अप्लाई किया है। उस मेथड का नाम है रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड। तो क्या है रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड, वो समझते हैं। उसके पहले एक बार फिर से ब्रीफली रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि हॉब्स जिस दौर में पैदा हुए हैं वो दौर है रेनेसा के राइज का। सो
अब रेनेसा के कारण मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है और मॉडर्न वर्ल्ड की थिंकिंग जो है वो मेनली गॉड को अब साइडलाइन करके ह्यूमन के इंटरेस्ट को सेंटर में लाने की है। हाउ मॉडर्न वर्ल्ड इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेडिएवल वर्ल्ड, तो एक बेसिक जो डिफरेंस है वो है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस गिवन टू गॉड। मेडिएवल टाइम में फॉर एनी क्वेश्चन गॉड वाज आंसर। जैसे सवाल इस तरीके का आएगा कि हु क्रिएटेड स्टेट, आंसर वुड बी गॉड क्रिएटेड स्टेट। लेकिन हॉब्स इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं कि नो, इट्स नॉट द गॉड हु क्रिएटेड द स्टेट, इट इज मेडिएवल थिंकिंग, डॉगमेटिक थिंकिंग। ही गिव्स मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट, जो दोनों एक ही बात है। मैकेनिकल थ्योरी मतलब स्टेट को हमने बनाया है एक मशीन की तरह, जैसे हम कोई मशीन बनाते हैं, जैसे कार एक मशीन है, उसको हमने बनाया है और किसी मकसद से बनाया है कि वो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहयोग दे। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अस सर्विंग अ पर्पस। तो जैसे हमने कार को बनाया है एक मशीन विच इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अस, वैसे ही इंसानों ने स्टेट को बनाया है एज ए मशीन एंड इट हैज सम पर्पस टू सर्व। तो दैट इज नोन एज मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट। और फिर वो कहते हैं कि जैसे किसी मशीन को अगर हमें अच्छे से समझना है कि आखिर उस कैसे काम कर रही है, तो हमें पहले उसके पार्ट्स को ब्रेक डाउन करके अलग अलग करना चाहिए। वी मस्ट सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इट। इसको कहा गया है रिजोल्यूट। सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग निकाल दिया जाए तो एक एक कंपोनेंट को कहा जाएगा रिजोल्यूट करना। एंड देन अलग अलग कंपोनेंट को पहले समझा जाए और फिर उन सारे कंपोनेंट्स को वापस से एक साथ रख करके देखा जाए कि ये मशीन कैसे चल रही है। तब जाकर के उस मशीन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये है साइंस का तरीका किसी भी मशीन को समझने का। जैसे आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल फोन कैसे काम करता है आप वो समझें, तो आप पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को, बैटरी को अलग करेंगे और बाकी चीजें अलग करेंगे और फिर उसको वापस से एक से साथ एक जोड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा। कार के लिए भी यही करेंगे, टायर्स को अलग करेंगे, इंजन को अलग करेंगे और फिर उसको एक साथ जोड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये कार ऐसे काम करती है। सो इस मेथड को कहा गया है रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड, जो उस दौर में रेनेसा के कारण, ये साइंटिफिक थिंकिंग के कारण दिस मेथड वाज वेरी पॉपुलर टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ एनी मशीन। हॉब्स ने कहा कि ये रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड वो स्टेट के ऊपर लगाएंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाउ स्टेट वर्क्स। स्टेट इज अ कंपोजिट मतलब बिगर मशीन, कंप्लीट मशीन, और उसके अंदर जो लोग हैं दे आर द रिजोल्यूट कंपोनेंट ऑफ इट। और अगर हमें स्टेट को समझना है तो हमें लोगों को समझना होगा और पहले लोगों के नेचर को समझा जाएगा और फिर पहले पार्ट को अलग करके लोगों के नेचर को समझा गया और फिर उनको एक साथ रख करके हम स्टेट के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेट इज कंपोजिट लाइक दिस मशीन एंड पीपल आर रिजोल्यूट। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्टेट we must first of all break it down, understand the nature of people and then put people together in order to understand state। फिर क्या करते हैं हॉब्स कि वो एक इंडिविजुअल को भी, स्टेट का कंपोनेंट है इंडिविजुअल, अब उस इंडिविजुअल के ऊपर भी रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड लगा देंगे कि यानी कि इंडिविजुअल को भी ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब उसको फिजिकल तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं कि सर अलग कर दिया, पाँव अलग कर दिया, किडनी लीवर अलग कर दिया, उस सेंस में नहीं। इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल लेवल पे ब्रेक डाउन करके देख रहे हैं कि उसकी सोच, उसके दिमाग में क्या क्या चलता होता है। तो इंडिविजुअल के ऊपर भी पहले वो लगाएंगे रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड। अब इंडिविजुअल हो गया है कंपोजिट और उसके अलग अलग थॉट्स हो गए हैं रिजोल्यूट। और वो कहते हैं कि इंडिविजुअल के दिमाग में देखो चार चीजें चलती हैं बेसिकली। पहले उसके दिमाग में कुछ इंस्टिंक्ट्स रहते हैं, इंस्टिंक्ट्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी जान हमेशा वो बचाना चाहता है, वो कभी भी खतरा देख करके भाग जाएगा, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट होती है उसके अंदर। दूसरा, उसके अंदर थोड़ा डिजायर भी होता है पावर और वेल्थ का। तीसरा, थोड़ा डर भी रहता है उसके अंदर हमेशा, कहीं कहीं से अटैक ना हो जाए, कहीं मैं वायलेंट डेथ ना हो जाए मेरी। चौथा, इंसान के अंदर थोड़ी सी रैशनैलिटी भी होती है, थोड़ी सी रीजनिंग भी होती है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग, विवेक भी होता है
कि यार जैसे विवेक का एक पहला एग्जाम्पल या सोचने का तरीका ये हो गया कि एक इंसान ये बात समझता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही बाकी सब लोग भी सोचते होंगे। हर आदमी को सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए, हर आदमी के अंदर थोड़ा डिजायर होगा, हर आदमी के अंदर थोड़ा फियर होगा। तो ये चार चीजें हैं जो इंसान सोचता है। तो इंसान की अगर थिंकिंग को ब्रेक डाउन किया जाए तो ये है रिजोल्यूट, और वो कंप्लीट इंसान हो गया कंपोजिट। तो इंसानों को समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं। जब इंसानों को समझ लेंगे तो फिर इंसानों को एक साथ रख करके स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू हिज रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड, बिकॉज ही वांट्स टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल थ्योरीज रिगार्डिंग स्टेट इन कंप्लीटली साइंटिफिक मैनर। अब हॉब्स क्या कहते हैं कि ये जो तीन फीलिंग है, इंस्टिंक्ट की ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, डिजायर एंड फियर ऑफ वायलेंट डेथ, इन तीनों फीलिंग के कारण मैन जनरली टेंड टू बिहेव वेरी nasty और इन अ nasty मैनर, सेल्फिश एंड ब्रूटल इन स्टेट ऑफ नेचर। तो एक शब्द मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर इज द सिचुएशन जब अभी स्टेट बना नहीं है समाज में, जब कोई सरकार नहीं है, कोई कानून बनाने वाली अथॉरिटी नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में कहा जाएगा स्टेट ऑफ नेचर। सरल भाषा में कहें तो जंगल राज। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो कोर एरिया है वो है स्टेट ऑफ नेचर। वहां पे शेर हिरन को मार रहा है, हिरन घास खा रहा है, कोई सब एक दूसरे को मार रहे हैं, वहां उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सबके अंदर ये इंस्टिंक्ट चल रहा है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, सबके अंदर कुछ डिजायर है, सबके अंदर फियर है, और कोई अथॉरिटी नहीं है कानून बनाने वाली। हाँ, जानवरों के अंदर रैशनैलिटी नहीं होती है, तो काजीरंगा के अंदर जानवरों के अंदर रैशनैलिटी नहीं होगी, लेकिन जब इंसानों की जो एग्जिस्टेंस होगी या इंसानों का जो ग्रुप होगा, वहां पे हर एक इंसान के दिमाग में चार कंपोनेंट्स चल रहे हैं, और इन तीन कंपोनेंट्स के कारण इंसान नेस्टी हो जाता है, क्योंकि सबके मन में डर है, यार मेरे ऊपर कोई अटैक ना कर दे। सब अपने को बचाना चाहते हैं, सबको थोड़ा पावर भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, और रिसोर्सेज समाज में लिमिटेड हैं, तो इस चक्कर में कोई अटैक कर देता है सामने वाले पे। अटैक कर दिया तो उसकी डेथ हो गई। तो सब एक दूसरे से डरे रहते हैं। तो जब तक स्टेट ऑफ नेचर में हम हैं, तब तक मैन इज बाउंड टू एक्ट इन नेस्टी, सेल्फिश एंड ब्रूटल मैनर। लेकिन साथ ही साथ उसकी रैशनैलिटी उसको ये कहती है कि यार अगर हर आदमी स्टेट ऑफ नेचर में एक दूसरे को मारने पीटने में लगा रहेगा, तो फिर कोई खुश नहीं रह पाएगा। एवरी वन विल बी अंडर कॉन्स्टेंट फियर, थ्रेट। उसकी रैशनैलिटी कहती है, उसको ये बात समझ आ जाती है कि जो उसकी लाइफ है शॉर्ट, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में उसकी जो लाइफ है दैट इज शॉर्ट। साथ ही साथ सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेले रहता है वो, क्योंकि किसी के नजदीक जाने से भी घबराता है। तो लाइफ इज शॉर्ट, सॉलिटरी, डिफिकल्ट, वो इसीलिए है क्योंकि हर आदमी जो है इन तीनों फीलिंग से गाइडेड है, एंड देयर इज ए स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी रीजनिंग को अप्लाई करके उसको एक बात समझ आएगी कि यार हम लोग को एक सरकार बनानी चाहिए। जैसे हम लोग स्टेट ऑफ नेचर में है, स्टेट ऑफ नेचर मीन्स नो गवर्नमेंट, नो लॉ, नो अथॉरिटी, एंड दैट इज वाई ह्यूमन लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। क्योंकि हर आदमी घबरा रहा है ना, छुप के बैठे हैं। अब ये आप समझ रहे हैं कि हॉब्स क्या कर रहे हैं? हॉब्स इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ स्टेट मस्ट हैव कम इनटू बीइंग। हॉब्स इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ह्यूमन हिस्ट्री of bringing up of state, but not on the basis of some evidence या fact. He is trying to explain human history on the basis of logic कि ऐसा ही तो हुआ होगा, लॉजिक के बेसिस पे, कि पहले तो इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता होगा, और चूंकि हर आदमी के दिमाग में ये चल रहा है, क्योंकि इंसान का सोच ही ऐसा है, उसको रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड लगा करके कहा गया, तो हर आदमी के दिमाग में ये तीन फैक्टर्स के कारण क्या होता होगा कि एक दूसरे से वो थोड़ा दूर रहते होंगे। जब कोलैबोरेशन नहीं है समाज में, सब एक दूसरे से डरे डरे हैं, तो लाइफ तो पुअर ही होगी ना, क्योंकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी ठीक से, नेचर में कुछ कलेक्ट करके खा लिया कहीं से, बट एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। लाइफ इज शॉर्ट, क्योंकि कभी किसी ने अटैक कर दिया बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लाइफ इज शॉर्ट एज वेल। लेकिन साथ ही साथ, अच्छा, ये स्टेट ऑफ नेचर दैट मीन्स लाइफ विदाउट स्टेट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हॉब्स ने एक स्टेटमेंट यूज किया है कि इट इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, एवरीवन इज इन स्टेट ऑफ कंपटीशन।
बट वी हैव रीजनिंग ऑल्सो, यू सी वी आर हैविंग रीजनिंग ऑल्सो। तो हम लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ आई गई इंसानों को कि ये तरीका नहीं है जीवन जीने का। ठीक है, सबके अंदर इंस्टिंक्ट है, सबके अंदर डिजायर है, लेकिन इस चक्कर में तो कोई भी ठीक से नहीं रह पा रहा है। हमारे अंदर रीजनिंग भी तो है, विवेक भी तो है, और इस कारण से लोग रीजनिंग लगा करके अब आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अमंग्स द पीपल। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा होगा ये स्टेट विल बी क्रिएटेड, अ सोवरेन अथॉरिटी विल बी क्रिएटेड। हॉब्स कहते हैं कि सोवरेन अथॉरिटी जो है वो प्रेफरेबली एक आदमी हो तो ज्यादा अच्छा है, सिंगल रूलर, जिसको हॉब्स कहते हैं लेवियाथन। लेकिन सोवरेन अथॉरिटी एक आदमी ना होकर के ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकती है, एन असेंबली भी हो सकती है। लेकिन असेंबली से एक आदमी का रूल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस केस में उसको फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। और वही जो उनका एक सिंगल रूलर है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण बन रहा है, लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक को बना दिया, सिंगल रूलर बना दिया, उसी को नाम दिया है हॉब्स ने लेवियाथन। अब उसको काम दिया कि भैया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है हम सबके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने की। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग्स द पीपल is a result of creation of a state, and in that state there will be a leviathan who will be the absolute authority, whose responsibility will be to ensure right to life of all. ये है हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसकी मदद से वो कहते हैं कि ऐसे स्टेट मस्ट हैव कम इनटू बीइंग। तो रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड लगा करके साइंटिफिक तरीके से फिर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं, और अब उसके लिए जस्टिफिकेशन भी देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए वो काफी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स या जस्टिफिकेशन भी देंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। हॉब्स कहते हैं कि देखिए, तीन तरीके के कानून होते हैं। कानून तीन तरीके के होते हैं। लॉ, पहला लॉ डिवाइन लॉज, ऐसे लॉज जो इंसानों को भगवानों ने दिया है, लॉज दैट हैव बीन गिवन टू ह्यूमंस बाय गॉड, जैसे कि बाइबल, कुरान, ये माना जाता है कि किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं। दीज आर बेसिकली कोड्स और लॉज रिगार्डिंग हाउ वी मस्ट लिव आवर लाइफ, एंड दिस हैज बीन गिवन बाय गॉड टू द ह्यूमंस। इन सब में जो बातें लिखी हैं बाइबल में, कुरान में, ये सब है डिवाइन लॉज, जो भगवान ने हमें आदेश के तौर पे दिया है कि फॉलो करना है। दूसरा वो कहते हैं पॉजिटिव लॉज होते हैं। मैन मेड लॉज आर नोन एज पॉजिटिव लॉज, जैसे कि ट्रैफिक के नियम, कि जब रेड सिग्नल हो तो रुकना है, ग्रीन हो तो जाना है, तो ये पॉजिटिव लॉज हैं। मैन मेड लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब पॉजिटिव लॉज के एग्जाम्पल होंगे। तीसरा लॉ जो यहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो है नेचुरल लॉ। कुछ ऐसे भी नियम हैं, कानून हैं, जो ना भगवान ने बना करके हमें दिया है, ना ही इंसानों ने बनाया है। येट दोज लॉज एग्जिस्ट एंड वी कम टू नो अबाउट दोज लॉज जस्ट थ्रू आवर रीजनिंग। जैसे आपसे कोई कहे कि आपको खाना खाने का अधिकार है, या आप किसी देश में जाएं, उस देश में वहां के लोग कहें कि इस देश में सोना अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट स्लीप। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई यार, ये तो एक ऐसा लॉ है जो मुझे नेचुरली एहसास होता है कि ये तो होना ही चाहिए, मतलब एवरीवन शुड हैव राइट टू स्लीप। आप किसी देश में जाएं और वहां पे आपको यह बताया जा सकता है कि यहां पे शराब नहीं पी सकते, यहां सिगरेट नहीं पी सकते, कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है। लेकिन आपको किसी देश में जाकर के ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि भैया यहां सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं, क्योंकि योर रीजन टेल्स कि दिस इज ए नेचुरल लॉ एंड इट इज known to everyone. So natural laws are those laws that are made by nature and not revealed to us directly, but it is revealed to us या known to us through our reasoning. जैसे पॉजिटिव लॉ सरकार बनाती है और फिर उसको रिवील करती है हमारे हम तक थ्रू मीडिया, न्यूज चैनल्स में लाया जाएगा, अखबारों में लाया जाएगा। डिवाइन लॉ कहते हैं भगवान ने बनाया और हमें रिवील किया है थ्रू दीज टेक्स्ट बुक्स। लेकिन देयर आर सम नेचुरल लॉज
कुछ ऐसे जैसे सांस लेने का अधिकार, ये नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम इस नियम को फॉलो करेंगे ही, हम सांस लेंगे ही, ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करेंगे ही. So even without positive laws, we naturally follow these natural laws and we know these laws exist. तो इस तरह के कई सारे कानून, ऐसे कुदरती कानून है, कुदरत का नियम जिसको कहते हैं ना, कुदरत का नियम है, ये सब मानते ही हैं. आप पूछेंगे कि कहाँ लिखा है, तो कोई आपको दिखाएगा नहीं. सब लोग ये कहेंगे कि अरे यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, ये तो होना ही चाहिए. सोने, यहाँ पे सोने की अनुमति नहीं है, ऐसा कानून कोई बना ही नहीं सकता, बिकॉज ये नेचर और रीजन के अगेंस्ट चला जाएगा. यहाँ लोगों को खाना खाने की अनुमति नहीं है, ऐसा कानून बना ही नहीं सकता. तो इसके लिए कोई पॉजिटिव लॉ बनाने की जरूरत नहीं है इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट. दीज आर नेचुरली नोन टू अस थ्रू आवर रीजनिंग एंड देयर आर सेवरल नेचुरल लॉज. उसमें से हॉब्स कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नेचुरल लॉ इज डोंट किल. किसी को अननेसेसरीली मारिए मत, जब तक उसका एग्जिस्टेंस आपके लिए खतरा ना बन जाए, जब तक आपके जान पे बात ना बने, तब तक डोंट किल. ये एक नेचुरल लॉ है. क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नेचर ने जैसे मुझे जिंदगी दी है और मेरा अधिकार है जीने का, वैसे ही उसको भी जिंदगी दी है, उसका अधिकार भी है जीने का. तो जब तक वो मेरे अधिकारों को वॉयलेट ना करे, जिंदा रहने के अधिकार को, तब तक मैं उसके अधिकारों में अननेसेसरीली इन्फ्रिंज नहीं करूंगा. अब ये कहां लिखा है, आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है डोंट किल. तो सामने से कोई लॉजिकल इंसान आपको कह सकता है कि ये लिखने की क्या जरूरत है यार, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ नेचुरल लॉ. कुदरत का कानून है, आपको अननेसेसरीली किसी चीज को नहीं मारना है. उसको नेचर ने जीवन दिया है तो उसका हक है उस जीवन को मेंटेन करना, जब तक वो आपके जीवन पे इंटरफेरेंस ना करे. सो डोंट किल एनीबॉडी अनलेस इट इज अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन. या फिर उसके अलावा कीप प्रोमिसेज, अगर आपने कुछ वादा किया है किसी को तो उस वादे को पूरा करें. ये नेचुरल लॉ है, क्योंकि अगर सबने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, अगर हर आदमी चीटिंग करना शुरू कर दिया, तो समाज में क्योस फैल जाएगा. रेस्पेक्ट अदर राइट्स, लोगों के बेसिक अधिकारों की आप रेस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर सबने राइट्स को रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया तो समाज में क्योस फैल जाएगा. इट्स अ नेचुरल लॉ. यू नीड नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू कम एंड से इट टू यू. दीज आर रिवील्ड टू अस थ्रू आवर रीजनिंग इटसेल्फ. तो ये बात हो गई नेचुरल लॉ की. अब हॉब्स कहते हैं कि हर इंसान का कुछ कुदरती अधिकार भी है, नेचुरल राइट्स भी है. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल राइट है राइट टू लिव. नेचर ने हमें जीवन दिया है, तो इसका मतलब ये जीवन हमारे लिए एक गिफ्ट है फ्रॉम द नेचर. इसका मतलब हमारा अधिकार है कि हम इस गिफ्ट का इस्तेमाल करें. अगर आपको कोई एक कार गिफ्ट में दे, तो इसका मतलब आपका अब अधिकार है कि आप उस कार का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए. वैसे ही हॉब्स कहते हैं कि नेचर ने हमें जीवन गिफ्ट के तौर पे दिया है, तो हमारा नेचुरल अधिकार है, नेचुरल राइट है कि हम जीवन जिए. इट्स आवर नेचुरल राइट. और जब हम ये बात समझते हैं कि मेरा नेचुरल राइट है कि हम जिंदा रह सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं, जीना चाहिए, तो फिर हमें धीरे धीरे यह भी एहसास होता है कि ऐसा ही अधिकार तो नेचर ने सामने वाले को भी दिया है. मेरे सामने जो इंसान खड़ा उसको भी तो यही नेचुरल राइट है, उसका भी अधिकार है कि वो जिंदा रहे. सो व्हेन यू स्टार्ट एप्रिसिएटिंग द नेचुरल राइट्स ऑफ अदर्स, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग नेचुरल लॉ कि भाई उसका भी अधिकार है जिंदा रहने का. एंड देन हॉब्स कहते हैं कि यू विल कम अक्रॉस द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ है लिव एंड लेट अदर्स लिव. खुद जिए और सामने वाले को जीने दें, जियो और जीने दो. इस तरीके का 19 नेचुरल लॉज हॉब्स ने आइडेंटिफाई किए हैं. तो नेचुरल लॉ की हमने यहां बात की, ऐसे लॉज जो हमें कुदरती तौर पे पता चलते हैं, इसको कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए बताने के लिए. और नेचुरल राइट्स, नेचुरल अधिकार जो हमें नेचर ने दिया है, उसमें से एक महत्वपूर्ण नेचुरल राइट है राइट टू लाइफ. और राइट टू लाइफ जैसे हमें वैसे सामने वाले को भी है. इससे हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ का पता चलता है, वो है जियो और जीने दो. ये
कुदरती तौर पे ये नियम होना चाहिए, ऐसा हमें हमारे रीजनिंग के थ्रू पता चलेगा। तो हॉब्स ने 19 तरीके के नेचुरल लॉज आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे वन मस्ट कीप प्रोमिसेस, नहीं तो समाज में क्योस फैल जाएगा, रेस्पेक्ट अदर राइट्स, नहीं तो समाज में क्योस फैल जाएगा। उसमें से एक इंपॉर्टेंट लॉ उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, डोंट किल, डोंट किल अननेसेसरीली एनीबॉडी। जियो और जीनो दो, आप सामने वाले को तब तक नहीं मारेंगे जब तक वो आपकी जान के लिए खतरा ना बन जाए। ये सरकार अगर कानून बनाए तभी जाकर के ये मानेंगे आप कि नहीं मर्डर करना अपराध है इसलिए मैं नहीं मानूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से भी, कुदरती तरीके से भी आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका नेचुरल राइट है जिंदा रहने का, तो आई मस्ट नॉट वायलेट इट अनलेस ही ट्राइज टू वायलेट माई नेचुरल राइट टू लिव। सो दिस नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज आर हैविंग लॉजिकल कोरिलेशन। बट होता क्या था स्टेट ऑफ नेचर में, जब कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो बहुत बार ये नेचुरल लॉज टूटते थे, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, इंसान के अंदर डिजायर भी है, याद कीजिए, डिजायर भी है, वेल्थ का, पावर का, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इस चक्कर में वो सामने वाले को मार देता था कभी कभार। तो स्टेट ऑफ नेचर में बहुत बार ये नेचुरल लॉ टूटते थे, लोगों के नेचुरल राइट्स वायलेट होते थे, राइट टू लिव वायलेट होते थे, और इस कारण से हर आदमी डरा डरा सा रहता था। लाइफ वॉज शॉर्ट, सॉलिटरी, फुल ऑफ फियर, एंड देन पीपल अप्लाइड देयर रीजनिंग कि यार इससे तो जीवन में कोई भी मजे से नहीं जी पा रहा, देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग लाइफ लाइक दिस, एंड देन एज ए रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ देयर रीजनिंग पीपल इंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दे क्रिएटेड लेवियाथन, द एब्सोल्यूट मोनार्क या स्टेट। और लेवियाथन की मेन जिम्मेदारी क्या है, टू एंश्योर राइट टू लाइफ टू ऑल। सो स्टेट ऑफ नेचर यानी कि ये होने से पहले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, द नेचुरल लॉज वेयर वायलेटेड, नेचुरल राइट्स वेयर वायलेटेड। हर आदमी जो है वो कभी कभार डिजायर से गाइडेड होकर के सामने वाले को मार देता था, तो नेचुरल लॉ टूट रहा था, और इससे सामने वाले का नेचुरल राइट्स भी वायलेट हो रहा था, राइट टू लिव। लेकिन एक बार जब बन गया, हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन आ गया, देन नाउ नेचुरल लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ अमंग्स द 19, वो कौन सा है, लाइफ, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो, यानी कि सबके जीवन का अधिकार, नेचुरल राइट एंड नेचुरल लॉ विल बी ensured, will be followed. And now we will look into the answer to the three fundamental questions about state which Hobbes himself raised. First, how the state originated? Answer is result of social contract. Why do we need state? Answer is to ensure our natural right, that is right to live, and implement the natural law, that is live and let others live, जियो और जीने दो. Why should we obey the state? We must obey the state because it protects our life. And to what extent we must obey the state? We must obey it till the level it protects our life, क्योंकि वही तो उसका मेन काम है, हमारे जीवन की रक्षा करना. And if state fails to protect our life, then in that case we are justified in disobeying our state. If individual is unduly सेंटेंस टू डेथ, उसको डेथ सेंटेंस सुना देता है स्टेट एंड ऑल, देन इन दैट केस इंडिविजुअल मस्ट रेजिस्ट, या एक्सट्रीम केसेस में भाग जाए जान बचाने के लिए, क्योंकि राइट टू लाइफ इज ए नेचुरल राइट, नेचर ने हमें दिया और उसको हमें प्रिजर्व करना ही है, इसी के लिए हमने स्टेट बनाया. अगर स्टेट वही ना कर पाए तब तो भाग जाओ. लेकिन अब हॉब्स ने अपने हिसाब से तो एकदम साइंटिफिक थ्योरी देने की कोशिश की है स्टेट की, और पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस के लेवल तक डेवलप करने की कोशिश की है. लेकिन हॉब्स की थ्योरीज में कई सारे गैप्स हो जाएंगे. एक छोटा सा गैप तो आपको यहीं दिख जाएगा. जैसे हॉब्स कहते हैं कि लेवियाथन शुड बी ऑल एब्सोल्यूट, हिज ऑर्डर शुड बी इम्प्लीमेंटेड कम व्हाट मे, because he is not bound by any contract. The contract is amongst the people, but not with the Leviathan. So Leviathan is beyond the contract, ऐसा कह रहे हैं हॉब्स. But here indirectly he is saying कि if the Leviathan fails to protect right to life, people are justified in disobeying Leviathan. एक तरफ कहते हैं कि he is all absolute, और दूसरी तरफ कहते हैं कि in some cases people are justified in disobeying Leviathan. तो कुछ कुछ इनकंसिस्टेंसी कहीं कहीं छूट रही है हॉब्स की थ्योरी में. तो कल के वीडियो में we will have a critical evaluation of हॉब्स, कि क्या हॉब्स की अच्छी बातें हैं,
क्यों उनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर इन रियल सेंस, मैकियावेली को क्यों नहीं कहा जाता इन रियल सेंस पॉलिटिकल साइंस थिंकर, हॉब्स की अच्छी बातें देखेंगे, साथ ही साथ उनका कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।